नमस्कार, स्वागत करती हूँ आप सभी का भारत 24 पर। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। खबरों में छिपे होते हैं कई सवाल और इन सवालों के होते हैं कई जवाब। इन जवाबों पर कहीं पर पर्दा है तो कहीं पूरी तरह से है पारदर्शी। लेकिन खबरें जब आती हैं तो खामोशी में सेंध लगाती हैं और ऐसे में इन खबरों में दखल देना भी जरूरी हो जाता है और इस दखल से ही अंदर की खबर बाहर आती है। आइए इन्हीं खबरों के करीब चलते हैं। 9 PM स्पेशल की शुरुआत करते हैं, जिसमें सबसे पहले आज बात करेंगे एक वोटर की, एक कार्यकर्ता की और उनके एक नेता के साथ रिश्ते की। जो रिश्ता जो एक टिकट से टूट जाता है, वो रिश्ता जो समय समय पर अपने किरदार बदलता है। और इसी रिश्ते में स्वार्थ के रेशों को भी समझेंगे और साथ ही परिवारवाद के उस रंग की भी बात करेंगे जिस पर आज चर्चा जरूरी है। आगे बात करेंगे देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की और उनके एक अध्याय के अंत की। उनके पुराने किस्से कहानियों से उनके कार्यकाल को आज की परिस्थिति में समझेंगे और उसके साथ ही बात होगी उन पर एक आरोप की, जो आरोप होकर भी आरोप रहा नहीं। आगे बात महिलाओं की सियासी भागीदारी की, जिसका एक हिस्सा तो पॉजिटिव है तो दूसरा हिस्सा अभी भी नेगेटिव ही शो करता है। इस दूसरे हिस्से पर आज बात करना जरूरी है और आखिर में बात करेंगे उस फॉर्मूले की जिससे अब जवानी के 4 दिन का कॉन्सेप्ट शायद खत्म होने वाला है। जवान बने रहने के दवाई के दावे की पड़ताल करेंगे और उसमें शामिल सॉल्ट से निकलते बुढ़ापे के सॉल्यूशन पर भी बात होगी। तो आइए बिना समय गवाए खबरों की शुरुआत करते हैं। 9 PM स्पेशल में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली खबर की शुरुआत करते हैं। चुनाव सिर पर है और नेता आपके दरवाजों पर, आपके दिमाग में एक नाम है जो कि आप वोटिंग के दिन ही ईवीएम के सामने डिस्क्लोज करेंगे। लेकिन 5 साल तक आपके नोटपैड पर लिखे गए मुद्दों को नेता एक रैली करके हवा कर देते हैं। चुनावों के टाइम नेता अपने मुद्दे देते हैं और जाने अनजाने वो आपके मुद्दे बन जाते हैं। जैसे कि फिलहाल मुमकिन है कि आप पानी की समस्या से परेशान हो, बिजली की समस्या से जूझ रहे हो, शायद पास के आरटीओ में आपका एक भ्रष्ट अधिकारी की वजह से लाइसेंस न बन पा रहा हो। लेकिन इन सारी चीजों को भूल अब आपके सामने ये बड़ा मुद्दा है कि सीएम केजरीवाल जेल से बाहर कब आएंगे। ये तो फिर भी कंफर्ट वाली कंफ्यूजन है, लेकिन इससे बड़ा कंफ्यूजन क्या है वो आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखा देती हूं। मान लीजिए कि आपके सामने 2 दल हैं, एक है सत्ताधारी दल और दूसरा है बदलाव दल। ये किसी भी राज्य की स्थिति हो सकती है। अब सत्ताधारी दल से आपके यहां पर सांसद है रमेश, तो वहीं बदलाव दल से नेता है सुरेश। जीतने के बाद 5 साल में रमेश ने अपने वादे पूरे नहीं किए, वहीं सुरेश 5 साल तक संघर्ष करता रहा, विरोध करता रहा। आपने मन बना लिया कि इस बार सुरेश को ही वोट करेंगे, लेकिन चुनाव आते ही सत्ताधारी दल ने रमेश का टिकट ही काट दिया। रमेश बदलाव दल में चला गया और इस बात से नाराज होकर सुरेश ने भी बदलाव दल छोड़कर सत्ताधारी दल का दामन थाम लिया। अब आपके सामने पिक्चर यह है कि सत्ताधारी दल से सुरेश सामने हैं तो बदलाव दल से रमेश। अब आप क्या करेंगे? क्वेश्चन मार्क। बीते कुछ सालों की राजनीति पर अगर आप गौर फरमाएंगे तो कल सुबह का नाश्ता कौन सा नेता किस पार्टी के दफ्तर में करेगा ये कोई कह नहीं सकता। अब विचारधारा भी ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह हो चुकी है। हर नेता समय समय पर अपनी विचारधारा वाला सॉफ्टवेयर अपडेट करता रहता है। स्थिति यह है कि सियासत में अंतर्मन की आवाज के शेयर ऑल टाइम हाई है। एक नेता जैसे ही पार्टी बदलता है तो दूसरी पार्टी के लिए वो अच्छा हो जाता है। जिनके लिए कल तक अच्छा था वो अचानक से बुरा हो जाता है और जिनके लिए कल तक बुरा था वो उनके लिए अच्छा हो जाता है। तस्वीरें तो कई हैं, लेकिन आप सिर्फ 2 सबसे लेटेस्ट तस्वीरें देखिए। पहली तस्वीर है 2018 की। कठुआ गैंगरेप केस की घटना के दौरान नए बीजेपी में शामिल हुए लाल सिंह चौधरी चर्चा में आए थे। सीबीआई जांच की मांग कर रहे थे। कांग्रेस ने दिल्ली तक इनका विरोध किया, इन्हें ह्यूमैनिटी के लिए खतरा तक बता दिया। और उस वक्त जो इन्हें ह्यूमैनिटी के लिए खतरा बता रहे थे वो थे उस वक्त के कांग्रेस प्रवक्ता टॉम बड़क्का।
is an insult to the party he belongs. Lal Singh is an insult to humanity. He needs to be sacked immediately by the Bharatiya Janata Party. If they have a conscience, they should adhere to their conscience. आज की डेट में लाल सिंह, जो उस वक्त कांग्रेस के सबसे बड़े दुश्मन हुआ करते थे, आज उन्हीं के टिकट पर कठुआ से चुनाव लड़ रहे हैं। तो दूसरी तरफ जो कांग्रेस प्रवक्ता बीजेपी के नेता को ह्यूमैनिटी के लिए, मानवता के लिए खतरा बता रहे थे, वो आज खुद बीजेपी के प्रवक्ता बन चुके हैं। अब जनता ये खुद तय करे कि कल वाले लाल सिंह या फिर वड़क्कम सच बोल रहे थे या फिर आज वाले। खैर, इसी का नाम राजनीति है, जिसमें विचारधारा का इस्तेमाल फायदा अनुसार किया जाता है। अब दूसरा चेहरा आप देखिए, हरियाणा से आते हैं, अवार्ड विनिंग बॉक्सर हैं, नाम है विजेंदर सिंह। कल दोपहर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स को लॉग आउट करने से पहले राहुल गांधी की तारीफ में रीट्वीट पर रीट्वीट कर रहे थे। आज दोबारा लॉग इन किया तो उन ट्वीट्स को डिलीट कर दिया। अब आप खुद ये तय कीजिए कि विचारधारा कहां पर है, आपके मुद्दे कहां पर हैं, और सबसे बड़ी बात, कार्यकर्ता कहां है। कोई जमीनी कार्यकर्ता अपने नेता के लिए पार्टी का अच्छा झंडा सिलवाता है। सुबह जब गाड़ी पर लगाकर उसे घर से निकलता है, तब तक नेता किसी और पार्टी के हो चुके होते हैं। और यह है आज की राजनीतिक सच्चाई, जिस पर चर्चा करने में कोई संकोच होना नहीं चाहिए। और इसी राजनीतिक कंफ्यूजन के बीच एक और कंफ्यूजन है, और वो है परिवारवाद का। परिवारवाद के भी दो रंग रूप हैं, एक है बड़ा परिवारवाद और एक है टुकड़ों में परिवारवाद। सबसे पहले बात उस परिवारवाद की जहां पर परिवार की पार्टी है, जैसे कि गांधी परिवार, लालू परिवार, मुलायम परिवार, स्टालिन परिवार, ठाकरे परिवार, मायावती परिवार, ममता बनर्जी परिवार, अब्दुल्ला परिवार। और दूसरी तरफ वो परिवारवाद जहां पर पार्टी के अंदर परिवार है, जैसे कि चिराग पासवान भारती, राजनाथ सिंह, पंकज सिंह, एसआर बोम्मई और बसवराज बोम्मई, एचडी देवेगौड़ा, एचडी कुमारस्वामी, अशोक चौधरी, संभवी चौधरी, अखिलेश सिंह, अदिति सिंह, सुषमा स्वराज, बांसुरी स्वराज, मेनका गांधी, वरुण गांधी, प्रेम कुमार धूमल, अनुराग ठाकुर। मतलब ये कि परिवारवाद तो हर तरफ है। जहां पर एक तरफ मामला मेजर है तो दूसरी तरफ मामला माइक्रो है। एक तरफ परिवारवाद पार्टी के अंदर के लोकतंत्र पर सवाल खड़े करता है, तो दूसरी तरफ सवाल खड़े करने वालों पर भी कुछ सवाल खड़े हो ही जाते हैं। लेकिन इन सवालों का बहुत क्लैरिटी के साथ पीएम मोदी ने सदन में जवाब दिया था। एक बार वो भी आपको सुनना चाहिए। हम किस परिवारवाद की चर्चा करते हैं? अगर किसी परिवार में अपने बलबूते पर जन समर्थन से एक से अधिक अनेक लोग अगर राजनीतिक क्षेत्र में भी प्रगति करते हैं, उसको हमने कभी परिवारवाद नहीं कहा है। हम परिवारवाद की चर्चा वो करते हैं जो पार्टी परिवार चलाता है, जो पार्टी परिवार के लोगों को प्राथमिकता देती है, जो पार्टी के सारे निर्णय परिवार के लोग ही करते हैं, वो परिवारवाद है। न राजनाथ जी की कोई पॉलिटिकल पार्टी है, न अमित शाह की कोई पॉलिटिकल पार्टी है। और इसलिए जहां एक परिवार को पार्टियां लिखी जाती हैं, वो लोकतंत्र में उचित नहीं है। मतलब परिवार को लेकर अगर कंफ्यूजन हो तो वो पीएम मोदी के इस स्टेटमेंट से काफी हद तक क्लियर हो जाता है। लेकिन राजनीति के हर नीति में कंफ्यूजन है। कौन कब किसको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दे, कौन कब किसको ब्लॉक कर दे, कुछ कह नहीं सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की बात करते हैं, जो कि राज्यसभा से रिटायर हो गए। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मंगलवार 2 अप्रैल को डॉक्टर मनमोहन सिंह को पत्र लिखकर कहा कि अब आप
राज्यसभा में नहीं होंगे और सक्रिय राजनीति से रिटायर हो रहे हैं। इसके बाद भी आपकी आवाज देश की जनता के लिए उठती रहेगी। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह ने आज राज्यसभा में अपनी 33 साल लंबी संसदीय पारी को समाप्त किया। डॉक्टर मनमोहन सिंह को देश की अर्थव्यवस्था में कई साहसिक सुधारों की शुरुआत करने के लिए पहचाना जाता है। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के जीवन में अंक 91 की बड़ी अहमियत रही। वो अक्टूबर 1991 में पहली बार संसद के उच्च सदन के सदस्य बने और इसी दौरान 1991 से 96 तक पूर्व पीएम नरसिम्हा राव की सरकार में वित्त मंत्री की जिम्मेदारी संभाली। यही नहीं, उन्होंने 91 वर्ष की उम्र में 3 अप्रैल 2024 को राज्यसभा से रिटायरमेंट भी ले लिया। अपने राजनीतिक सफर में वो 2004 से 2014 के बीच 10 साल तक देश के प्रधानमंत्री रहे और वित्त मंत्री रहते हुए डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 1991 में देश की आर्थिक और औद्योगिक नीतियों की घोषणा करते हुए आर्थिक सुधारों की शुरुआत भी की है। मनमोहन सिंह की कई आर्थिक सुधारों की शुरुआत उन्होंने की और इसके लिए वो जाने जाते रहे। 1991 में देश के वित्त मंत्री रहे मनमोहन सिंह के प्रयासों के चलते ही 1991 भारत के लिए एक बदलाव का साल साबित हुआ था। उनकी लाई हुई आर्थिक नीतियों के सहारे देश में तेजी के साथ बदलाव शुरू हुआ और अर्थव्यवस्था मजबूत होती चली गई। ये एक ऐसा तथ्य है जिससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। अर्थव्यवस्था के लिए अपनाई गई मनमोहन सिंह की उदारीकरण की नीति सफल रही। गिरवी रखा गया देश का सोना साल के अंत तक वापस खरीद लिया गया। आंकड़ों की अगर जबानी आप देखेंगे तो 1991 में भारत की अर्थव्यवस्था 266 बिलियन डॉलर थी और अगले 30 सालों में 4 ट्रिलियन के आंकड़े को वो छूने लगी। उदारीकरण ने भारत के इतिहास को 2 चरणों में बांट दिया, 1991 से पहले और उसके बाद। अर्थशास्त्री उदारीकरण को लेकर अलग अलग विश्लेषण देते हैं, लेकिन इस पर्दे को क्रॉस करने वाले किसी आम आदमी से आप पूछेंगे तो वो आपको 4 चीजें गिना देगा। पहली चीज, केबल टीवी, दूरदर्शन पर चित्रहार का इंतजार करने वाले आम आदमी जो अब जी टीवी पर सारेगामापा देख सकता था। दूसरी चीज, फोन, जो कि धीरे धीरे आम उपयोग की चीज बन गई और आसानी से अवेलेबल होने लगी। तीसरी चीज, सरकारी बैंकों के लाइन में आई कमी, प्राइवेट बैंक खुल गए और इससे नंबर ऑफ बैंक्स बढ़े तो सरकारी बैंकों पर लगने वाली भीड़ कुछ कम हुई। चौथी चीज, जेट एयरवेज और सहारा एयरलाइंस की आमद से आम आदमी का प्लेन में उड़ने का सपना साकार हो पाया। लेकिन उदारीकरण से जो असली उड़ान मिली वो थी आम आदमी के सपनों की। India worthy of the dreams of the founding fathers of our republic. We shall pay any price, bear any burden, make any sacrifice to realize those dreams. India is on the move again. We shall make the future happen. Sir, I have come to the end of my labor. Tonight, I feel like going to the theatre. Let the assassins be informed. I am prepared to meet their onslaughts. As the poet said, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। ऐसा भी नहीं है कि राजनीति मनमोहन सिंह के लिए हमेशा ही बेदाग रही हो। हाँ, ये जरूर है कि उन पर कभी कोई सीधा आरोप नहीं लगा, लेकिन 2017 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके लिए कहा कि वो आरोपों की बारिश में रेनकोट पहनकर नहा रहे थे। सिंह जी पूर्व प्रधानमंत्री हैं, आदरणीय व्यक्ति हैं और हिंदुस्तान में पिछले 30-35 साल भारत के आर्थिक निर्णयों के साथ उनका सीधा संबंध रहा और निर्णायक भूमिका में रहा है। 35 साल तक इस देश में शायद ही कोई ऐसा अर्थ जगत का व्यक्ति होगा जिसने हिंदुस्तान के 70 साल की आजादी में आधा समय एक ही व्यक्ति का इतना दबदबा रहा हो और कितने घोटालों की बातें आई।
लेकिन खास करके हम राजनेताओं ने डॉक्टर साहब से बहुत कुछ सीखने जैसा है। इतना सारा हुआ, उन पर एक दाग नहीं लगा। बाथरूम में रेनकोट पहन करके नहाना, ये कला तो डॉक्टर साहब ही जानते हैं और कोई नहीं जानता। यहां पर बात उस सियासी रेनकोट की हो रही थी जहां पर आरोप थे एक प्रधानमंत्री के बाजू वाले दफ्तर में घोटाले की फाइलों पर साइन होते रहे और वो अनजान रहे। 2004 से लेकर 2014 तक रही यूपीए की सरकार आखिर में आते आते भ्रष्टाचार के सवालों से घिर गई और यही कारण था कि प्रधानमंत्री मोदी ने बेदाग छवि वाले मनमोहन सिंह के लिए रेनकोट शब्द का इस्तेमाल किया। इसको करीब से अगर आप समझेंगे तो मनमोहन सिंह रेनकोट पहने हुए थे जब 2005 में तेल के बदले अनाज घोटाले का आरोप लगा। 2008 में 14,000 करोड़ के सत्यम घोटाले का आरोप लगा। साल 2009 में मधु कोड़ा मामला सामने आया जिसमें 4,000 करोड़ के भ्रष्टाचार का आरोप लगा। 2010 में 35,000 करोड़ रुपए का खाद्यान्न घोटाला। 2010 में 1,000 करोड़ का हाउसिंग लोन स्कैम। 2003 में 3,200 करोड़ का केपी घोटाला। ये तमाम वो घोटाले रहे जिनको लेकर यूपीए सरकार को बीजेपी घेरती रही। और सबसे बड़ी बात, मनमोहन सिंह पर 2004 से लेके 2014 के बीच आरोप ये लगे कि ये तमाम घोटाले होते रहे लेकिन मनमोहन सिंह साइलेंट जोन में रहे, यानी कि उनकी तरफ से इसको लेकर कुछ नहीं कहा गया और ये घोटाले बदस्तूर जारी रहे। ये सभी घोटाले जिस वक्त सुर्खियों में थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह इससे अनजान रहे और उन्होंने इन घोटालों पर खुलकर कुछ नहीं कहा। और मनमोहन सिंह के बतौर पीएम कार्यकाल में इन्हीं घोटालों को लेकर उन पर भी उंगलियां उठी और इसको पीएम मोदी ने टर्म दिया था रेनकोट पहनकर नहाना। लेकिन उनके किए गए कामों को कोई कमतर नहीं आंक सकता है और ऐसे में जब उनकी सदन से विदाई की घड़ी आई तो प्रधानमंत्री मोदी भी भावुक हो गए और कहा कि वो ऐसी स्मृतियां छोड़कर जा रहे हैं जो आने वाली पीढ़ियों के लिए अनमोल विरासत है। हर 2 साल में जो होने वाली विदाई है, वो विदाई एक प्रकार से विदाई नहीं होती है। वो ऐसी स्मृतियों को यहां छोड़ करके जाते हैं जो स्मृतियां आने वाली जो नई बैच होती है उनके लिए ये अनमोल विरासत होती है। और हम भी आज पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को देश के लिए किए गए उनके कामों को लेकर प्रणाम करते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। भारत में एयरलाइन कंपनीज की बात और उनकी सर्विसेज की बात करेंगे जिसको लेकर समय समय पर खामियां देखने को मिलती हैं। लेकिन उससे जुड़ा अब एक ऐसा मामला सामने आया जहां पर एक एयरलाइन कंपनी ने बैठे बिठाए एक फैसले से मुसीबत मोल ली। देश के एविएशन सेक्टर में तेजी से उड़ान भर रही विस्तारा एयरलाइन के सामने अचानक से एक बड़ा संकट खड़ा हो चुका है। मंगलवार को भी एयरलाइन की तरफ से 50 से ज्यादा उड़ानों को रद्द कर दिया गया। यात्रियों को हो रही परेशानी को देखते हुए डीजीसीए ने विस्तारा फ्लाइट रद्द होने के कारण की देरी पर रोजाना जानकारी देने के लिए कह दिया। साथ ही यात्रियों की सुविधा के लिए स्थिति पर नजर रखने की बात भी कही। डीजीसीए ने कहा कि यात्रियों को कम से कम परेशानी हो यह तय करने के लिए वो विस्तारा की फ्लाइट रद्द करने का मामलों पर करीब से नजर रख रहा है। लेकिन विस्तारा पर यह संकट क्यों आया है ये भी जानना चाहिए। विस्तारा की फ्लाइट रद्द होने और देरी का मूल कारण पायलट्स की कमी है। पायलट एयर इंडिया के साथ मर्जर से पहले एयरलाइन की तरफ से शुरू किए गए नए कॉन्ट्रैक्ट की शर्तों का विरोध कर रहे हैं। पायलट इस बात को लेकर परेशान है कि मर्जर के बाद उनके सैलरी पैकेज में कटौती की जा सकती है और इसके बाद विस्तारा के पायलट्स ने सामूहिक रूप से बीमार होने की जानकारी दी। बताया जा रहा है कि विस्तारा की तरफ से प्रस्तावित संशोधित वेतन के विरोध में पायलट्स ने ये छुट्टियां ली हैं। बीते कुछ दिनों से एयरलाइंस को लेकर लोगों के बीच काफी शिकायतें देखने को मिली।
विस्तारा एयरलाइन के पायलट अप्रैल में लागू होने वाले नए कॉन्ट्रैक्ट की शर्तों को लेकर नाराज नजर आए हैं। नया कॉन्ट्रैक्ट क्या है? इस नए करार के तहत टाटा ग्रुप की एयरलाइंस में सैलरी स्ट्रक्चर के हिसाब से ही विस्तारा के पायलट्स को 70 घंटों की बजाय 40 घंटों के लिए तय वेतन मिलेगा और इस बदलाव का असर कई पायलट्स पर सीधे तौर पर पड़ेगा। नए करार के तहत पायलट प्रमोशन को लेकर भी चिंतित हैं। विस्तारा के पायलट मर्जर के बाद अपनी सीनियरिटी को बनाए रखने के लिए परेशान नजर आए। फ्लाइट रद्द होने और यात्रियों के परेशान होने को लेकर विस्तारा की ओर से एक बयान जारी किया गया और इसमें चालक दल की कमी के कारण उड़ानों के रद्द होने और देरी होने की बात कही गई है। एयरलाइन के प्रवक्ता ने चुनौतियों से निपटने के लिए लगातार प्रयास करने की बात कही है और यात्रियों को हुई असुविधा के लिए माफी भी मांगी है। एविएशन मिनिस्ट्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर यह लिखा है कि उड़ान संचालन का प्रबंधन एयरलाइन द्वारा किया जाता है, लेकिन उड़ानों के रद्द होने या फिर देरी की स्थिति में यात्रियों की सुविधा सुनिश्चित करने के लिए एयरलाइन को डीजीसीए मानदंडों का पालन करना होगा। अब ऐसे में एक ही सवाल कि हमारे देश की उड़ानें कब तक सिस्टम के टर्बुलेंस का शिकार होती रहेंगी। आगे बढ़ते हैं। आजकल सभी लोग ये चाहते हैं कि वो हमेशा से जवान रहें और इसके लिए काफी लोग परेशान रहते हैं। कोई भी नहीं चाहता कि वो बूढ़ा हो जाए। अपना बुढ़ापा किसी से नहीं देखा जाता। ऐसे में एक शख्स हमेशा जवान दिखने के सीक्रेट को क्रैक कर चुके हैं। वो एक खास तरह का फॉर्मूला लोगों को बेच रहे हैं जो कि उन्हें जवान बनाए रखने में उनकी मदद करता है। शख्स ये सीक्रेट फॉर्मूला $343 यानी कि करीब 28,000 करोड़ रुपए में बेच रहा है। शख्स का दावा है कि उसने ये फॉर्मूला खुद पर आजमाया, जिसमें वो 46 की उम्र में भी 18 साल का युवा दिखता है। इस फॉर्मूले के इस्तेमाल से वो सिर्फ बाहर से ही नहीं बल्कि अंदर से भी खुद को जवान महसूस करता है और इस शख्स का नाम ब्रायन जॉनसन है, जो कि एक अरबपति टेक एंटरप्रेन्योर है। शख्स का दावा यह है कि उसने अपने बायोलॉजिकल उम्र को रिवर्स कर दिया है। इसको आम भाषा में रिवर्स एजिंग कहा जाता है, जिससे वो देखने में पहले से कई साल छोटे हो गए हैं, यानी कि अपनी उम्र लगभग 30 साल वो घटा चुके हैं। इसी फॉर्मूले से ऐसा दावा है। शख्स ने अपने जवान दिखने के फॉर्मूले को भी लोगों के साथ शेयर किया और अपने इस फॉर्मूले को प्रोजेक्ट ब्लूप्रिंट नाम दिया। शख्स ने बताया कि इसके लिए वो एक स्पेशल डाइट के साथ साथ रोज 100 गोलियां खाता है। शख्स इस प्रोडक्ट को ब्लूप्रिंट स्टैक के नाम से बेच रहा है। प्रोडक्ट में ड्रिंक मिक्स, प्रोटीन की 8 गोलियां, स्नेक ऑयल, इसके साथ ही 67 पावरफुल थेरेपी और 400 कैलोरीज शामिल की गई हैं और इस प्रोडक्ट को 1000 से अधिक क्लिनिकल ट्रायल्स के बाद तैयार किया गया है। इस प्रोडक्ट की कीमत 28,000 रुपए तय की गई है। शख्स ने लोगों को सलाह दी है कि लोगों को अपने वर्तमान आहार से यानी कि प्रेजेंट डाइट से 400 कैलोरी को ब्लूप्रिंट स्टैक के साथ बदल देना चाहिए। जॉनसन ने यह बताया कि स्टैक का गोल लोगों के खाने को पूरी तरीके से बदलना नहीं बल्कि लोगों के सप्लीमेंट से जुड़ी हुई कुछ कमियों को पूरा करने का है। जॉनसन जवान दिखने को लेकर अपनी सनक के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। प्रोजेक्ट ब्लूप्रिंट में उन्होंने भारी इन्वेस्टमेंट किया और इसमें स्पेशल डाइट, इसके साथ ही मेडिकल मॉनिटरिंग और एक्सरसाइज शामिल की गई है। जॉनसन का कहना यह है कि प्रोजेक्ट ब्लूप्रिंट पर कोई वैज्ञानिक सहमति नहीं बनी है और वो उम्र घटाने को लेकर खुद पर हर साल $2 मिलियन खर्च करते हैं, जो कि आम लोगों की पहुंच से बहुत दूर है। लेकिन अब सबसे बड़ी बात उनकी तरफ से ये कोशिश है कि इसको अब वो बेच दें और इसकी कीमत भी उनकी तरफ से तय कर दी गई है। आगे बढ़ते हैं। हमारे नेताओं ने महिला वोटर्स के महत्व को पहचानना शुरू कर दिया है, लेकिन क्या इस तरह की योजनाएं और कार्यक्रम वास्तव में बदलाव ला सकते हैं? वैसे तो देश में कई सारे मुद्दे हैं जिसके इर्द गिर्द 8 दशक से देश की राजनीति रिवॉल्व होती है, लेकिन इन सभी मुद्दों में नारी सशक्तिकरण का मुद्दा कमाल का है, जिसे जब जब उछाला गया पूरे देश की राजनीति इसमें उलझ गई। इस मुद्दे के अलग अलग पैमाने हैं, अलग अलग स्तर है, जिसे कभी
आरक्षण के तौर पर परोसा गया तो कभी इसका इस्तेमाल फ्रीबीज और रेवड़ियों के जरिए चुनावी बिसात पर किया जाता रहा। लेकिन नारी सशक्तिकरण के इस मुद्दे की जड़ में है क्या? क्या सच में इससे आधी आबादी का सशक्तिकरण होता है? क्योंकि राजनीति में इसके इस्तेमाल की नीति और नियत दोनों पर ही सवाल है। क्या सियासतदान ये सोचते हैं कि इस मुद्दे के आसरे होगा क्या? बीजेपी चुनाव जीतना जानती है और उसके लिए हर संभव प्रयास करती है, स्ट्रैटेजी बनाती है, संगठन पर पकड़ को मजबूत करती है, संगठनों की बैठक होती है, कार्यकर्ताओं को बढ़ावा देती है, कार्यकर्ताओं को एक दूसरे से जोड़ती है और जनता को वेरी इंपॉर्टेंटली पार्टी से जोड़ती है और जमीन पर काम करती है। बीजेपी की स्ट्रैटेजी फॉर्मूले के परफेक्शन का कोई जवाब नहीं। 2024 के चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही बीजेपी इतिहास रचने की तैयारी करने लगी और इसके लिए मोदी और अमित शाह ने एक चक्रवर्ती प्लान तैयार किया, एक ऐसा सीक्रेट फॉर्मूला जिससे बीजेपी उस लक्ष्य को पाना चाहती है जिसे आज तक हासिल करना मुमकिन नहीं हो पाया। लेकिन उससे पहले आपको यह भी समझना चाहिए कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र यूं ही नहीं कहलाता है। भारत में कुल 96.88 करोड़ से ज्यादा रजिस्टर्ड वोटर्स हैं, यानी कि अमेरिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों के कुल वोटर्स से भी ज्यादा। 2019 में यह आंकड़ा 89.6 करोड़ था, यानी कि इस बार 2019 के मुकाबले 6% ज्यादा वोटर्स हैं, जिसमें पुरुष वोटर्स की संख्या 49.7 करोड़ है और महिला मतदाता 47.1 करोड़ है। चुनाव आयोग के मुताबिक 1971 के बाद से महिला वोटर्स की संख्या में करीब 236% की ग्रोथ दर्ज की गई, यानी कि 50 सालों में करीब 2.5 गुना। इसी तरीके से 2024 के लोकसभा चुनावों के लिए कुल 96 करोड़ 88 लाख वोटर्स का रजिस्ट्रेशन हुआ और इसमें महिला मतदाताओं की संख्या 47 करोड़ है। जबकि अगर आप 2019 की बात करें तो देश में कुल 43 करोड़ महिला वोटर्स नजर आई हैं। लेकिन क्या सिर्फ महिला वोटर्स ही बढ़ी या फिर संसद में भी महिलाओं की संख्या बढ़ी, महिला प्रत्याशी बढ़े? इसे एक बार 1951 से अब तक लोकसभा में महिलाओं की हिस्सेदारी के आंकड़े के जरिए समझा देती हूं। ये 17 लोकसभा में आधी आबादी की हिस्सेदारी के आंकड़े हैं। साल 2009 में यह आंकड़ा पहली बार 10% को पार हुआ। 17वीं लोकसभा में यह आंकड़ा सबसे अधिक यानी कि 14.32% हुआ। ये आंकड़े अपने आप में बताने के लिए काफी हैं कि महिलाओं की भागीदारी सदन में कितनी कम रही है, या फिर यूं कहें कि जितनी होनी चाहिए उतनी कभी नहीं रही और ना ही अब तक हो पाई है।